हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोथेरेपेटिक्स का चैप्टर नंबर 4B इन्फेक्शियस डिजीज है, जो कि हम लोग लगातार पढ़ रहे थे। आज हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज का पार्ट 8 है, जिसमें कि हम लोग वायरल इन्फेक्शंस को पढ़ने वाले हैं। सार्स CoV-2 यानी कि कोविड के बारे में पढ़ने वाले हैं, वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, चलिए तो जानते हैं क्या होता है इसके बारे में। अभी तक आपको चैप्टर नंबर 4A और 4B में क्या क्या पढ़ना था। तो 4A में आपको पढ़ना था आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जो कि आपने बखूबी पढ़ा था अच्छे से। अब 4B थोड़ा बड़ा था, इन्फेक्शियस डिजीज, इसमें काफ़ी सारे डिजीजेस थे, जैसे ट्यूबरकोलोसिस था, निमोनिया था, UTI था, हेपेटाइटिस था, गोनोरिया एंड सिफिलिस था, मलेरिया था, HIV था, वायरल इन्फेक्शन, सार्स और CoV-2, ये सारी चीज़ें इन्फेक्शियस डिजीज में आती हैं। राइट। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीज़ें इन्फेक्शियस डिजीज में आपकी आती हैं चैप्टर नंबर 4B में। तो आज लास्ट पार्ट है ये, फिर उसके बाद इस चैप्टर का भी 4B का भी एक्सरसाइज करवा दिया जाएगा। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन क्या होता है, सार्स CoV-2। देखो भाई, क्या होता है वायरल इन्फेक्शन। अगर आप देखोगे ध्यान से तो सार्स सार्स होता है, मतलब जानते हो क्या होता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, इसी को आपका कोविड CoV-2 भी कहा जाता है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, सार्स क्या है, SARS इज अ वायरल रेस्पिरेटरी इलनेस, है ना। ये एक, है ना, रेस्पिरेटरी वायरल रेस्पिरेटरी इलनेस है, कॉज्ड बाय सार्स यानी सीवियस एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी कि COV, अ कोरोना वायरस। ठीक है, तो जो सार्स है ये एक वायरल रेस्पिरेटरी इलनेस है, जो कि होता है किसकी वजह से, कोरोना वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, कोरोना वायरस की वजह से होता है ना। तो कोरोना वायरस कुछ नया नहीं था दोस्त, इसका जिक्र पहले भी था, हाँ, लोगों को पता बाद में चला। ठीक है, हाँ, तो कोरोना वायरस की वजह से जो बीमारी होती है उसका नाम क्या है, सार्स यानी कि सीवियर। एक बार पूछा गया है फुल फॉर्म सी, और ये किस चीज से संबंधित डिसऑर्डर है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये एक वायरल रेस्पिरेटरी इलनेस है, ध्यान रखना। वायरल रेस्पिरेटरी इलनेस मतलब समझते हो ना, रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र से संबंधित है। और सार्स में आप क्या है, तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, ये क्या मेनली अफेक्ट करता है, इट मेनली अफेक्ट्स लंग्स। ये मेनली आपके किसको, किस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है, इट मेनली अफेक्ट्स द लंग्स। ये मेनली आपके लंग्स, फेफड़ा को अफेक्ट करता है। एंड काउजेज सीवियर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, जैसे कि आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जिससे कि पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो आपका वायरल इन्फेक्शंस, सार्स जिसको कहते हो, CoV-2, ये एक वायरल रेस्पिरेटरी इलनेस है। ठीक है, जिसको आप सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बोलते हो। ये कोरोना वायरस की वजह से होता है, ध्यान रखना। और इट मेनली अफेक्ट होता है किसकी वजह से, तो याद रखना आपके लंग्स, इसमें मेनली अफेक्ट होते हैं लंग्स, और इसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। तो वही बोल रहा है, सार्स एक वायरल श्वसन रोग है, जो कि सार्स CoV वायरस के कारण होती है। वायरस का नाम है सार्स CoV। ठीक है, यानी सार्स एक वायरल श्वसन रोग है, डिजीज का नाम है सार्स और वायरस का नाम है सार्स CoV। ठीक है, सार्स कोरोना वायरस ऐसे है। तो सार्स का फुल फॉर्म, यह मुख्य रूप से फेफड़े को प्रभावित करती है। यह मुख्य रूप से किसको, फेफड़े को प्रभावित करता है, सांस लेने में गंभीर समस्या पैदा करता है। ठीक है, हाँ, अब वही चीजें हैं यहाँ पर, देख लो भाई, आपको जो भी कोविड-19 था उससे कैसे बचा जाए, इसको क्या तरीका है। तो एक तो है बैरियर्स टू कोविड-19 एंट्री। आप कोविड-19 से बचने के लिए थोड़ा सा क्या कहते हैं, क्या क्या अपना सकते हैं। तो एक तो था कि भैया, हाँ, कि पर्सनली आप है कि भाई मास्क वगैरह लगाइए। इंटरपर्सनल है कि एक दूसरे के बीच में दूरियां मेंटेन कीजिए। और जोग्राफिकली कि आसपास के लोगों, कहीं एक नई जगह से दूसरे जगह गांव में आ रहा है तो उसको अलग करके रखिए, क्वारंटाइन करिए, है ना। हाँ, और उसके बाद क्या था, पाथवे टू इम्यूनिटी। भैया आपको वैक्सीन वगैरह देना है या तो नेचुरल इम्यूनिटी से ठीक होगा, यही तो है। तो ईटियोलॉजी, फैलने का कारण क्या था, है ना, फैलने का कारण कैसे होता है ये कोविड-19। तो द पॉजिटिव एजेंट ऑफ कोविड-19 इज हाईली कंटेजियस, अत्यधिक संक्रामक होता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, यानी कोविड-19 का जो कोविड जो एजेंट था
जो 2019 में देखने को मिला कोविड-19, उसका जो कॉजेटिव एजेंट था SARS-CoV-2। क्या है? SARS-CoV-2 यानी कॉजेटिव एजेंट ऑफ कोविड-19। ये जो कोविड-19 डिजीज था, कोविड-19 नाम दिया गया, ये आपका एक कंटाजियस है, यानी कंटाजियस मतलब अत्यधिक संक्रामक है, बहुत तेजी से फैलता है, सिवियर। ये भी आपका SARS-CoV-2 के वजह से होता है ना? हाँ। इट इज एज्यूम दैट बीटा कोरोना वायरस हैव ओरिजिनेटेड इन द बैट्स। ये एज्यूम किया गया कि भाई बीटा कोरोना वायरस, जो बीटा कोरोना वायरस है वो ओरिजिनेट हुआ बैट मतलब होता है चमगादड़। कहाँ से? चमगादड़ से, चमगादड़, ठीक है, चमगादड़ से। एंड स्प्रेड इन ह्यूमंस में स्प्रेड हुआ बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से क्या हुआ? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से क्या हुआ बताओ भाई? तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से वो फैला, ठीक है। तो आपको क्या बोल रहा है कि कॉजेटिव एजेंट कोविड-19 जो कि बहुत कंटेजियस, बहुत अत्यधिक संक्रामक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसको आप लोग कोरोना वायरस 2 कहते हो। इट इज एज्यूम दैट, ये एज्यूम किया जाता है कि जो बीटा कोरोना वायरस है वो ओरिजिनेट हुआ है बैट से, चमगादड़ से, और ये ह्यूमंस में फैलता है कैसे? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के द्वारा। अगर आपके सामने कोई छींक दे, खांस दे, तो उसके अंदर से जो नाक के द्वारा से, जो मुंह से आपके ड्रॉपलेट्स आएंगे उसमें कोविड होगा, और अगर वो आप इनहेल करते हो तो आपको भी हो जाएगा। इसलिए कहा जाता था कि दूरी मेंटेन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, है ना? ठीक है, समझ रहे हो बात को? ये कारण था। अब एपिडेमोलॉजी, क्योंकि ये आपका एक कह सकते हो एपिडेमोलॉजी हो गया था, बहुत ज़्यादा पूरा फैल गया था, देश विदेश हर जगह फैल गया था, हाँ, जिसको महामारी आप कह सकते हो। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, कोविड-19 वायरस स्प्रेड्स प्रीमियरली वाया ड्रॉपलेट्स ऑफ सलाइवा डिस्चार्ज फ्रॉम नोज। मेनली देखो कहाँ कहाँ से फैलता है, तो कोविड-19 प्रीमियरली वाया ड्रॉपलेट्स ऑफ सलाइवा, जो आपके सलाइवा के ड्रॉपलेट्स हैं, डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, नोज के डिस्चार्ज से, नाक से जो निकलता है। व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ और स्नीजेज, अगर आपके सामने कोई भी पर्सन कफ करता है, खांसी करता है या छींकता है, तो है ना, तो वो आपका कोविड-19 का मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन था। कि कोविड-19 मेनली आपके ड्रॉपलेट्स, सलाइवा जो होता है ना, सलाइवा के ड्रॉपलेट्स, और जो नोज से, नाक से जो डिस्चार्ज बाहर आते हैं, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं, उनसे ही आपका, कि जब कोई पर्सन आपके सामने कफ करता है यानी खांसी करता है, छींकता है, तो उससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या था? इंक्यूबेशन पीरियड भाई, इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का था, यानी कितने दिन में सिम्टम आता था? तो 14 दिन में। अगर कोई बाहर से आता था, दिल्ली से, पंजाब से उस समय पर, तो क्या करते थे? उसको हम लोग क्वारंटाइन करते थे। कहाँ? एगो सरकारी स्कूल में ले जाकर के रख देते थे, गांव से बाहर, ठीक है, और 14 दिन तक रखा जाता था, और वहीं पर उसको खाना पीना सब मिल रहा है। तो 14 दिन में देखा जाता है कि कहीं उसका, अगर उसको कोविड है, इन्फेक्शन है, 14 दिन के अंदर, 1 से 14 दिन, 2 भी दिन में भी आ सकता है, 3 दिन में भी, 4 दिन में भी, सिम्टम। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब है कि फर्स्ट डे, जिस दिन इन्फेक्शन हुआ, आज कोविड मेरे अंदर घुसा, और किस दिन मेरे अंदर सिम्टम शो किया, उसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो जिसका देखो, जैसे मेरा मान लो इम्यूनिटी कमजोर है, कोविड घुसा, तुरंत से मेरा हालत खराब कर दिया, तो मेरे में 2 दिन में सिम्टम दिख जाएगा। लेकिन किसी का इम्यूनिटी मजबूत है, जैसे मेरा इम्यूनिटी मजबूत है, ठीक है, हाँ, तो मेरे में कोविड घुसा तो हो सके 10 दिन में, 12 दिन में, 14 दिन तक भी, और हो सके ऐसा भी हो सकता है कोविड घुसा, हमारा इम्यूनिटी मार के उसका मां बहन कर दिया, खेल खत्म, है ना, खेल खत्म। क्योंकि कोविड के टाइम में तबीयत मेरा भी खराब हुआ था, हमने जांच नहीं करवाया, है ना, क्योंकि फिर 2-3 दिन 4 दिन में अपने ठीक हो गया, काढ़ा वगैरह पिए थे। तो वही वाली बात है कि समझ रहे बात को? हाँ, तो इंक्यूबेशन पीरियड, द इसेंशियल इंक्यूबेशन पीरियड इज 1 से 14। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 1 से 14 दिन तक, 1 से 14 दिन तक। द सिम्टम्स यूजुअली अपीयर्स इन अबाउट, हाँ, सिम्टम्स लगभग 4 से 15 दिन में, 4 से 5 दिन में आ ही जाता था सिम्टम्स। किसी को भी अगर इन्फेक्शन है तो 4 से 5 दिन में, है ना, 4 से 5 दिन में आपका सिम्टम आ जाता है। लेकिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड याद रखना 1 से 14 दिन तक का है, 14 डेज तक है, ठीक है। चलो, एज में, हाँ, जिसका इम्यूनिटी कमजोर है, जैसे छोटे बच्चे में और ओल्डर पीपल्स में, उसमें दिक्कत है। जैसे ओल्डर पीपल्स, जो यंग मतलब ओल्डर मतलब होता है कि बूढ़े लोग, एंड दोज विथ अंडरलेइंग मेडिकल कंडीशंस, पहले से उनको कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, पहले से हार्ट रिलेटेड डिजीज है। कार्डियोवास्कुलर मतलब आप समझ चुके हो, क्योंकि आप लोग पढ़े हुए बच्चे हैं भाई,
कार्डियोवास्कुलर यानी हार्ट और ब्लड वेसल से संबंधित, जैसे हाइपरटेंशन, हाई बीपी का समस्या होना, एंजाइना का समस्या होना, चेस्ट पेन जिसको कहते हैं, उसके बाद हार्ट फेलियर का समस्या होना, या तो हार्ट अटैक के संभावनाएं होना, तो ये सब चीज़ें कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में आते हैं। तो पहले से जिसको डायबिटीज़ है, पहले से जिसको क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, पहले से ही अस्थमा और सीओपीडी का समस्या है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज क्या है, वही अस्थमा और सीओपीडी, या तो पहले से किसी को कैंसर वगैरह है, तो उसमें आर एट मोर रिस्क ऑफ डेवलपिंग द सीरियस इलनेस, उनको बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी होने का चांसेस ज़्यादा था, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कोविड-19 मेनली स्प्रेड होता है ड्रॉपलेट्स ऑफ सलाइवा डिस्चार्ज फ्रॉम नोज व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ और स्नीज, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 14 दिन का होता है, यूजुअली सिम्टम्स 4 से 5 दिन में अपीयर होते हैं। ओल्डर पीपल्स में ये जिसमें पहले से ही कोई मेडिकल प्रॉब्लम जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, डायबिटीज़ है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है, कैंसर है, उसको ज़्यादा चांसेस है सीवियर इलनेस होने का, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कोविड-19, क्या क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं, तो साइन और सिम्टम्स ऑफ कोविड-19, पहला है फीवर यानी बुखार, बुखार हो जाता है। हाई बॉडी टेम्परेचर्स यूजुअली अबव 38 डिग्री सेल्सियस, जी हाँ। सबसे पहले बॉडी में अगर इसमें क्या होता था, फीवर आता था, क्योंकि बॉडी में जब भी वायरस गया तो हमारा शरीर उससे हद तक लड़ने की कोशिश करता है, और लड़ने के उपलक्ष्य में ही हमारा शरीर अपना शरीर का तापमान बढ़ाता है ताकि उसको किसी तरह से किल कर सके, यूजुअली, है ना, 38 डिग्री सेल्सियस, है ना। चलो, यूजुअली 38 डिग्री सेल्सियस। ड्राई कफ, सूखी खांसी, कुछ बच्चे पूछ रहे यूट्यूब वाली क्लास होगी क्या, तो यूट्यूब वाली क्लास शायद अभी मॉर्निंग में तो नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन आप लोग करना चाहते हैं तो मैं शाम में फ्री हूँ, बोलिएगा तो भाई 3 बजे के लमसम में मैं करा सकता हूँ, 3 बजे तक मैं अवेलेबल हो जाता हूँ, शाम में 3 बजे आपका यूट्यूब वाली क्लास करवा ही देंगे, ठीक है। शाम में 3 बजे मैं आ जाऊँगा तो उसको करवा दूँगा। चलो, ड्राई कफ, सूखी खांसी, परजिस्टेंट कफ विथ स्पूटम, ठीक है। हाँ, सूखी खांसी होती है, बहुत बढ़िया, सूखी खांसी होती है जिसको हम लोग ड्राई कफ कहते हैं, ठीक है, ड्राई कफ होती है, और परजिस्टेंट कफ भी आता है। फिर फटीगनेस, लगातार कफ होता है, ठीक है, विदाउट स्पूटम, यानी कि इसमें सूखी खांसी होती है, यानी कि खांसी भी हो रहा है और उसमें किसी प्रकार का थूक और खखार नहीं आ रहा है। फटीगनेस और वीकनेस, थकान या वेस्टिबुलर सिस्टम बताऊंगा लोधी इंदल राजपूत जी, थोड़ा सा इंदल जी मुझे इधर पढ़ाने दीजिए पहले, फिर वेस्टिबुलर सिस्टम भी बता देंगे। फटीगनेस, वीकनेस, थकान या कमजोरी, ये चीज़ें हो जाती हैं, जिसमें फीलिंग टायर्ड और लो एनर्जी, ठीक है। फिर सोर थ्रोट, गले में दर्द, पेन, इरिटेशन, ड्राइनेस इन द थ्रोट में, यानी कि गले में आपका इरिटेशन होना, ड्राइनेस होना, है ना, हेडेक, सिर दर्द होना, बॉडी एक या मसल पेन, शरीर व मांसपेशियों में दर्द होना, ये सब कहीं ना कहीं कोविड-19 के सिम्टम्स थे, ठीक है। अब अगर इसको आपका स्मेल भी चला जाता था, जैसे आपको देखो यहाँ पे फीवर होना, ठीक है, कफ होना, रनी नोज होना, बॉडी एक होना, सोर थ्रोट होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना, लॉस ऑफ स्मेल, है ना। क्या जाहिर सी बात, किसी को सर्दी होगा तो भैया स्मेल नहीं पड़ पाएगा, टेस्ट भी नहीं पता चलेगा कैसा क्या टेस्ट है, ठीक है। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या था, है ना, ऑक्सीजन थेरेपी, क्योंकि पेशेंट को सबसे पहले ऑक्सीजन दिया जाता था, सांस लेने में दिक्कत होती थी, ऑक्सीजन थेरेपी देते थे, या तो फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन पर पेशेंट को रखते थे, है ना, वेंटिलेशन पर रखते थे। वेंटिलेटर पर पेशेंट चला गया, समझो पेशेंट 50-50% पर, 50-50 क्या, 90% है कि अब पेशेंट बच नहीं पाएगा। वेंटिलेशन बहुत ही सीवियर कंडीशन है। वेंटिलेटर क्या होता है, तो वेंटिलेशन मतलब होता है कि आपका शरीर में ना इतना भी दम नहीं बचा है कि आप सांस ले सकें और छोड़ सकें, तो वो आपका एक तरीके से आर्टिफिशियल लंग्स होता है, वो खुद ही सांस लेता है, सांस छोड़ता है, है ना, सांस लेने और सांस छोड़ने में मदद करता है, ब्रीद इन ब्रीद आउट। तो सोच लो इतना ज़्यादा सीवियर कंडीशन जहाँ पे आप सांस नहीं, तो वेंटिलेशन पर पेशेंट जाने पर डॉक्टर रिस्क लेता भी नहीं है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, नॉट एबल टू ब्रीद, है ना। तो मैकेनिकल वेंटिलेशन में जाता है, इट इज टाइप ऑफ थेरेपी, एक प्रकार का थेरेपी है दैट हेल्प्स यू ब्रीद और ब्रीद फॉर यू, है ना। अगर आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ तो सांस लेने में मदद करता है। व्हेन यू कैन नॉट ब्रीद ऑन योर ओन, आप खुद जब ब्रीद नहीं कर पाते हैं, है ना, उसमें आपका वेंटिलेशन पर जाता है, ठीक है।
है ना। एक्स्ट्रा क्या कहते हैं, कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, ECMO भी होता है। यानी ब्लड इज पंप्ड आउटसाइड ऑफ योर बॉडी टू हार्ट लंग्स मशीन दैट रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि आप बिल्कुल भी रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्फंक्शन हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस एक्सचेंज वगैरह नहीं हो पा रहा है, तब यहाँ पर ये एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन में जाते थे, ECMO, जिसमें ब्लड को पंप किया था आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड लाया जाता है। हार्ट लंग मशीन, यानी कि हार्ट और लंग्स दोनों का अलग से मशीन होता है, ठीक है। यानी आपका ना हार्ट काम कर पा रहा है ना लंग्स, तो हार्ट लंग मशीन को बाहर रखे हैं और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर रहे हैं और फिर वहाँ से ऑक्सीजन को फिल कर रहे हैं और बॉडी में जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये होता है आपका ECMO, ये नॉन फार्माकोलॉजिकल। लेकिन फार्माकोलॉजिकल में क्या है, इसमें लक्षण के आधार पर दवा दिया जाता था, है ना। कोविड का स्पेशल कोई दवा नहीं है, लेकिन अगर आपका कुछ लक्षण है, जैसे हल्के लक्षण है, माइल्ड केस है, तो ठीक है। जैसे पैरासीटामोल फॉर फीवर एंड बॉडी पेन, यानी कि बुखार और शरीर में दर्द के लिए अगर है तो पैरासीटामोल देते थे। अगर कोल्ड है, एलर्जिक सिम्टम्स दिख रहा है तो एंटीहिस्टामिन कुछ दे दिए, कुछ एंटीहिस्टामिन ड्रग दे दिए, है ना। हाँ, ठीक है। फिर कफ सप्रेसेंट्स, जो कि कफ है, एक्सपेक्टोरेंट है फॉर कफ, कुछ कफ सप्रेसेंट दे दिए जो ड्राई कफ को कम करे, वैसे ड्रग्स दे दिए। एंड इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन C और जिंक सप्लीमेंट धड़ल्ले से यूज किया गया, ठीक है। हाँ, वेंटिलेशन फार्माकोलॉजिकल में कैसे आएगा दोस्त, जहाँ पे दवा यूज होती है वही फार्माकोलॉजिकल है। वेंटिलेशन में दवा थोड़ी यूज होता है, वो तो आपके क्या कहते हैं, पेशेंट का अगर प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है तो सांस नहीं ले पा रहा है, सांस लेने में मदद करता है, ठीक है। नहीं आएगा, सौरभ कनौजिया जी नहीं आएगा। फार्माकोलॉजिकल इट मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ ड्रग, दवा, वहाँ पे दवा थोड़ी मशीन है वो। चलो, पैरासीटामोल फॉर फीवर एंड बॉडी पेन, एंटी हिस्टामिन्स, कोल्ड, इवन ऑक्सीजन देते हैं, वो भी फार्माकोलॉजिकल में नहीं, नॉन फार्माकोलॉजिकल में आता है, ठीक है। लेकिन कोई पूछने नहीं जा रहा है कौन सा फार्माकोलॉजिकल कौन सा नॉन फार्माकोलॉजिकल, लेकिन आप लिख सकते हो, ठीक है। कफ सप्रेसेंट्स और फिर विटामिन C, जिंक सप्लीमेंट। मॉडरेट केस में क्या था, अगर जो मध्यम लक्षण है, थोड़ा ज़्यादा है, तो एंटीवायरल ड्रग्स भी दिया जाता था, रेमडेसिविर या तो फेविपिराविर, है ना, फेविपिराविर, ये कुछ ड्रग्स हैं जिसमें लास्ट में विर लगा हुआ है। कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दिए जाते थे, डेक्सोमेथासोन, ठीक है। एंटीबायोटिक्स इफ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर फिर दिख रहा है कि कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है तो एंटीबायोटिक्स। एंड फिर ऑक्सीजन थेरेपी भी देते थे, ऑक्सीजन थेरेपी भी देते थे मॉडरेट केस में। लेकिन अगर किसी को सीवियर केस है, सीवियर या क्रिटिकल केस है, तो हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का डोज बढ़ा देते थे, एंटीवायरल ड्रग्स देते थे आईवी फॉर्म में, इंट्रावेनस रूट से देते थे, एंटीकोएगुलेंट्स जिसमें हिपैरिन दिया जाता है टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट ना बने, एंड इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स, है ना, टोकिलीजुमाब भी दिया जाता है, वेंटिलेटरी सपोर्ट, ऑक्सीजन, ये सब तो सीवियर केस है, सीवियर केस है, जब सीवियर केस में ये सब चीज़ें दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन है करके दिखाओ भाई, कुछ क्वेश्चन है करके दिखाओ। सीवियर कोविड-2 COV2 प्रीमियरली स्प्रेड थ्रू, सीवियर COV2 प्रीमियरली स्प्रेड थ्रू किसके द्वारा, मॉस्किटो बाइट्स, कंटामिनेटेड फूड, स्किन कॉन्टैक्ट, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। तो सबसे ज़्यादा सीवियर कोविड-2 जो है मच्छर के काटने से नहीं, गंदा खाना, स्किन कॉन्टैक्ट नहीं, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, आंसर डी। चलिए बहुत बढ़िया। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोविड-19 इज टिपिकली, इंक्यूबेशन पीरियड कोविड-19 का कितना होता है, तो आपका 1 से 2 दिन नहीं, 3 से 5 दिन, 2 से 14, 21 से 28, 14 दिन तक वाला, 2 से 14 दिन, ठीक है, 2 to 14 डेज। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज नॉट कॉमनली एसोसिएटेड विथ कोविड-19, इसमें से कौन सा सिम्टम कोविड-19 से एसोसिएटेड नहीं है। फीवर, हाँ होता था, कफ होता था, डायरिया, हेयर लॉस, डायरिया एक हद तक हो सकता है लेकिन हेयर लॉस ऐसा कुछ नहीं था इसका सिम्टम। फीवर, कफ, डायरिया भी था, हेयर लॉस, बाल झड़ने वाला समस्या नहीं था। चलो, विच ऑर्गन सिस्टम इज प्रीमियरली अफेक्टेड बाय SARS-CoV-2, कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारना पड़ता है। विच ऑर्गन सिस्टम प्रीमियरली अफेक्ट्स SARS-CoV-2, बताओ भाई, डाइजेस्टिव, नर्वस, रेस्पिरेटरी, रीनल। तो और कौन से ऑर्गन सिस्टम को अफेक्ट करता था, SARS-CoV-2 रेस्पिरेटरी सिस्टम को, आंसर सी, करेक्ट। ड्यूरिंग ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फीवर एंड बॉडी पेन इज इन कोविड-19 इज, यानी कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फीवर एंड बॉडी पेन, फीवर और बॉडी पेन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, बताओ, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, एस्पिरिन, मॉर्फिन।
ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फीवर एंड बॉडी पेन इन कोविड-19। कोविड-19 में फीवर और बॉडी पेन के लिए तो सिंपल सी बात है, पैरासीटामोल, पैरासीटामोल। ठीक है। नेक्स्ट है, विच विटामिन सप्लीमेंट इज कॉमनली गिवन टू इंप्रूव इम्यूनिटी इन कोविड-19। बताओ कौन सा इसमें से विटामिन सप्लीमेंट है कॉमनली इंप्रूव करता है इम्यूनिटी कोविड-19 में। तो विटामिन सी, विटामिन सी यूज किया जाता था इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए और बढ़ाता भी इम्यूनिटी है। ठीक है। विच ड्रग ग्रुप इज यूज्ड ओनली व्हेन सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑकर्स। अगर किसी को सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंटीबायोटिक, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंटीबायोटिक। ठीक है। चलो भाई, फाइनली आपका ये टॉपिक खत्म होता है एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको SARS और CoV-2 टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।